फंडामेंटल राइट्स जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में जिनको रखा गया है। अब ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक हमें देखने के लिए मिलते हैं, पढ़ते हैं हम इन्हें। ठीक है, काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव मैंने सारे के सारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कवर अप करा दिए हैं। ठीक है, तो ये लास्ट वीडियो रहेगी जिसमें हम फंडामेंटल राइट्स के क्रिटिसिज्म के बारे में बात करेंगे और सिग्निफिकेंस के बारे में बात करेंगे कि काफ़ी सारे जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे उन्होंने फंडामेंटल राइट्स को, जब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के द्वारा फंडामेंटल राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन में जगह दी गई थी, उसके बाद इनका काफ़ी क्रिटिसिज्म भी हुआ था। फिर उसके बाद हम सिग्निफिकेंस देखेंगे कि आखिरकार जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी सिग्निफिकेंस क्या है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं आज इस वीडियो में, क्योंकि लास्ट भी रहेगी फंडामेंटल राइट्स की, कंप्लीट सीरीज़ हो चुकी है। ठीक है, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो सीरीज़ रहेगी। चलिए चालू करते हैं वीडियो को। मगर अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दिए, सो दैट कि ज़्यादा से ज़्यादा ये बच्चों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा उनको लाभ मिले। इसके बाद जो चालू होगी वो इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत की चालू होगी, जिसमें मैं आपको कॉम्प्रिहेंसिवली एक एक स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट के बारे में समझाऊंगा ये कैसे है, एकदम रियलिटी जो रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ। ठीक है, चलिए चालू करते हैं वीडियो को। स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन ज्ञान में। मैं हूं आपका दोस्त अरुण। ये जो सीरीज़ है फंडामेंटल राइट्स की काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये हर एक प्रकार से उपयोगी है। एक तरीके से ये जनरल अवेयरनेस भी क्रिएट करती है और आपको आपके जो फंडामेंटल राइट्स, आपके जो मौलिक अधिकार हैं उनके बारे में बताती है। अगर आपने पूरी की पूरी देखी है सीरीज़ तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि आपके पास काफ़ी सारे राइट्स अवेलेबल होते हैं। जब भी आप कहीं पर सोसाइटी में जाते हैं तो आपको ये पता रहता है कि आपके साथ आपके पास कौन सा फंडामेंटल राइट अवेलेबल है। इन केस अगर आपके किसी भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो आपको उस समय पर क्या करना है वो भी आपको पता है। ठीक है, और अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव पर्टिकुलर एग्ज़ाम की तैयारी करें, जैसे कि एसएससी या फिर यूपीएससी या फिर बैंकिंग वगैरह की तैयारी करें, तो वहाँ पर भी इनमें से जो क्वेश्चंस हैं वो फ्रिक्वेंटली फ्रेम होते हैं। ठीक है, और वहाँ पर ये जो क्वेश्चंस हैं काफ़ी अच्छे तरीके से पूछे जाते हैं, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स आखिरकार हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है, जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, तो इसलिए कहीं ना कहीं इनकी जो सिग्निफिकेंस है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब इनका देख लेते हैं हम क्रिटिसिज्म। ठीक है, कि क्रिटिसिज्म क्या है। अब क्रिटिसिज्म की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं उन पर एक्सेसिव लिमिटेशंस हैं। एक्सेसिव लिमिटेशंस का मतलब कि यहाँ पर लिमिटेशंस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, कि एक तरफ तो फंडामेंटल राइट्स हमें प्रोवाइड कराए जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, वहीं पर आए दिन हम इनका उल्लंघन भी होते हुए देखते हैं, चाहे वो स्टेट के द्वारा, चाहे वो किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा या फिर ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा। तो कहीं ना कहीं हमारे पास इनकी लिमिटेशंस बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए यहाँ पर जब क्रिटिक्स कहते हैं, ये कहते हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं इनको लिमिटेशन ऑन फंडामेंटल राइट्स कह देना चाहिए, या फिर फंडामेंटल राइट्स एंड लिमिटेशंस देयर ऑन, ये कह देना चाहिए। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पर आपको समझ में आनी चाहिए कि जो क्रिटिसिज्म है वो हर एक चीज़ का होता है। लाइक जैसे कि एक कॉइन के दो पहलू होते हैं, एक कॉइन के दो फ्रंट होते हैं, ऐसे ही हर चीज़ के दो फ्रंट होते हैं। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो फंडामेंटल राइट्स लिखे हुए हैं ये वर्ल्ड क्लास एकदम बेहतरीन तरीके से लिखे हुए हैं। हर एक चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए तब इन फंडामेंटल राइट्स को डिज़ाइन करा गया है। हर एक चीज़ को इनके अंदर रखा गया है और आए दिन इनमें इम्प्रूवमेंट भी हमें होते हुए दिखाई पड़ते हैं, ताकि इनको हमारी जो सोसाइटल नीड्स हैं या इकोनॉमिक नीड्स हैं उनके द्वारा इन्हें मॉडिफाई करा जा सके। ठीक है, तो इसीलिए जिसको जो कहना है वो कहता रहे, मगर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड क्लास कॉन्स्टिट्यूशन है, बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। क्योंकि आपने देखा होगा हमारे यहाँ पर काफ़ी सारे जो कल्चर भी पाए जाते हैं, काफ़ी सारे रिलीजन भी पाए जाते हैं, फिर भी हमारी जो सोसाइटी है वो प्रोग्रेस कर रही है। दिन प्रतिदिन हम जो है आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। वो किस लिए पॉसिबल है? क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एकदम बहुत बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब क्रिटिक्स ये कहते हैं कि नो सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स है, लाइक कोई भी सोशल और इकोनॉमिक राइट्स नहीं दिए गए हैं। यहाँ पर मेनली जो राइट्स की बात करी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में, फंडामेंटल राइट्स में, वो पॉलिटिकल राइट्स की बात करी गई है, मगर जो सोशल इकोनॉमिक राइट्स जो हैं उनकी तो बात कहीं पर करी नहीं गई। जैसे कि राइट टू वर्क, ठीक है, राइट टू सोशल सिक्योरिटी, राइट टू एम्प्लॉयमेंट और राइट टू रेस्ट एंड लेजर एंड सो ऑन। ऐसे सारे राइट्स की तो कोई बात ही नहीं करेगी, मगर
बात कहाँ करी गई है, पॉलिटिकल राइट्स की बात करी है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी यहाँ पर जो है, जो क्रिटिक्स हैं वो इस तरीके से भी कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स थी उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं। अब आगे क्रिटिक्स कहते हैं कि जो एडवांस डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भी जो सोशल और इकोनॉमिक राइट्स हैं उनको तवज्जो दी गई है, मगर जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें नहीं। जैसे कि जो सोशलिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी जो है सोशियो इकोनॉमिक राइट्स दिए गए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए इनके द्वारा इनको इस फंडामेंटल राइट्स को क्रिटिसाइज करा गया है। मगर जो हर कोई जैसे जो कहना कहता रहा है, आपको खाली अगर ये ध्यान रखने हैं, लेकिन नेगेटिव चीज़ तो आपसे कभी नहीं पूछी जाती। सिग्निफिकेंस क्या है हमारे फंडामेंटल राइट्स की, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। बट आपको पता रहना चाहिए कि अगर एक कॉइन के दो पहलू हैं तो वो कौन कौन से हैं, ठीक है। अब लाइक यहाँ पर कोई भी क्लैरिटी नहीं है, कोई भी क्लैरिटी नहीं है। हर चीज़ को कहीं ना कहीं हैप्पैज़ार्ड वे में या फिर एक अलग तरीके से एक्सप्लेन करा गया, मगर वो कुछ चीज़ें ऐसी दी हुई हैं जहाँ पर कोई भी रोशनी नहीं डाली गई, प्रकाश बिल्कुल भी नहीं डाला गया। जैसे कि कुछ वर्ड्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे कि माइनॉरिटीज़ को डिफाइन नहीं कर रखा क्लियर तरीके से, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन को डिफाइन नहीं कर सकता कर रखा, पब्लिक इंटरेस्ट को डिफाइन नहीं कर रखा, और पब्लिक ऑर्डर को डिफाइन नहीं कर रखा, ठीक है। ये सारे कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिनको क्लियरली डिफाइन नहीं कर रखा है, ठीक है। और अगर लैंग्वेज की बात करी जाए तो वो भी कॉम्प्लिकेटेड है, जो कॉमन मैन है ना उसकी तो पहुंच से काफ़ी दूर है, ये कहा गया है क्रिटिक्स के द्वारा, ठीक है। अब ये आगे कहते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लॉयर्स के द्वारा बनाया गया है, तो जब लॉयर्स के द्वारा बनाया गया है तो ऑब्वियसली वो लॉयर्स के लिए ही होगा। सर आइवोर जेनिंग्स कहते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पैराडाइज फॉर लॉयर्स है, ठीक है, यानी कॉमन मैन की जो पहुंच से काफ़ी दूर है। जो लैंग्वेज यूज़ करी गई है, चाहे फिर वो वर्डिंग हो उसमें, तो काफ़ी जो कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स भी यूज़ करेंगे जो कॉमन मैन इजीली नहीं समझ सकते, ना ही उन्हें फिर वो इंटरप्रेट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगला जो आता है नो परमानेंसी। नो परमानेंसी का मतलब यहाँ पर ये है कि जैसे जब कॉन्स्टिट्यूशन जो मेकर्स थे उन्होंने जो फंडामेंटल राइट्स को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखा था बनाकर, तो उसके बाद क्या था, एज इट इज़ वो ऐसे नहीं चले आ रहे हैं, मगर यहाँ पर उनको एब्रोगेट करने की जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको उनके अंदर छेड़छाड़ करने की, चेंजेस लाने की पावर जो है पार्लियामेंट के पास दे रखी है। यानी आए दिन जैसे जैसे सोसाइटी चेंज होती रहती है, चाहे कुछ भी हो, उसमें या तो चेंजेस आते रहते हैं या फिर उन्हें अबॉलिश कर दिया जाता है किसी किसी समय। जैसे कि नेशनल इमरजेंसी के दौरान क्या होता है कि फंडामेंटल राइट्स को जो है सस्पेंड कर दिया जाता है। अब पार्लियामेंट ने जो है एक फंडामेंटल राइट्स हमारे पास हुआ करता है, दैट इज द राइट टू प्रॉपर्टी, अब उसको जो है 1978 में हटा दिया गया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि जो है फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल कर सकती है या फिर अबॉलिश कर सकती है। तो यहाँ पर से हमें ये पता चलता है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी कोई परमानेंसी नहीं है, मगर इससे हमें ये भी पता चलता है कि ये कहीं ना कहीं जो है जो फंडामेंटल राइट्स है और जो पार्लियामेंट के पास ये पावर है, इससे ये पता चलता है कि जो पार्लियामेंट है, जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो बैठती है, वो कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स से ईजिली उनके साथ छेड़छाड़ कर सकती है। जैसे कि पार्लियामेंट के पास ये पावर दे रखी है अबॉलिश और कर्टेल करने की, मगर यहाँ पर इस चीज़ को कहीं ना कहीं दबाने के लिए, इस चीज़ को टैकल करने के लिए जो जुडिशियली इनोवेटेड एक स्ट्रक्चर निकल कर आई थी, दैट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर 1973 में। तो उसके द्वारा क्या था कि पार्लियामेंट के कुछ जो मतलब पार्लियामेंट की पावर्स पर कुछ पाबंदियां लगा दी गई थी कि वो इजीली ये सारी चीज़ें कर्टेल और अबॉलिश नहीं कर सकती है। अगर किसी भी फंडामेंटल राइट की बेसिक स्ट्रक्चर को कुछ भी क्षति पहुंचती है तो उस समय जो पार्लियामेंट है, सॉरी जुडिशरी है, वो उस पर्टिकुलर अमेंडमेंट या कोई भी बिल को नल एंड वॉइड का करार दे सकती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर सस्पेंशन ड्यूरिंग इमरजेंसी। अब देखिए फंडामेंटल राइट्स कुछ ऐसे राइट्स होते हैं जो हमेशा ही जीवित रहने चाहिए, लाइक उनको कभी नहीं मरना चाहिए, मगर ऐसा नहीं होता। ड्यूरिंग इमरजेंसी प्रेसिडेंट क्या करते हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको सस्पेंड कर देते हैं, एक्सेप्ट दो राइट्स, दैट इज़ द आर्टिकल 20 है 21। मगर यहाँ पर क्रिटिक्स ये कहते हैं कि चाहे कोई सी भी सिचुएशन हो, चाहे इमरजेंसी हो या इमरजेंसी ना हो, उस समय पर भी जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो एन्जॉयबल रहने चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आगे बात करते हैं एक्सपेंसिव रेमेडी की, कि फंडामेंटल राइट्स उल्लंघन तो होते हैं, मगर उल्लंघन जब होते हैं तो उसके बाद जो पीपल होते हैं उनके पास ऑप्शन होता है दैट कि वो जो है ना अंडर आर्टिकल 226 के तहत वो या तो हाई कोर्ट जा सकते हैं या फिर आर्टिकल 32 के तहत या वो सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। मगर वहाँ पर जाने के बाद वो जो प्रोसेस है ना पूरी की पूरी वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। लाइक एक कॉमन मैन जो है ना ईजिली उसे जो है ना लाइक
वो नहीं कर सकता है, एक अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है। तो जब अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा तो इसीलिए जो ये प्रोसेस है पूरी की पूरी अगर उल्लंघन हो जाता है तो इसको बोला गया है एक्सपेंसिव रेमेडी। अब दूसरी बात ये भी है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में आपको कोई भी PIL दर्ज करनी है तो वहाँ के खुद के एडवोकेट होते हैं जिनके पास काफ़ी अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है और वो सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट के तौर पर जो मतलब रजिस्टर्ड होते हैं, तो वो ही सुप्रीम कोर्ट में जाकर एक PIL दर्ज कर सकते हैं। ऐसे ही हाई कोर्ट का है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों को मतलब अगर करते हैं तो उनमें खर्चा काफ़ी सारा आ जाता है, इसीलिए यहाँ पर जो है एक्सपेंसिव रेमेडी का जो एक पॉइंट रखा गया है, ठीक है। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन, लाइक प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है एक काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने पढ़ी भी थी, ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि प्रिवेंटिव डिटेंशन आर्टिकल के, यहाँ तो लिखा ही हुआ है, मैं भी क्या आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था, यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। देखिए प्रिवेंटिव डिटेंशन अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो इंडिविजुअल की लिबर्टी है उस पर कहीं ना कहीं एक तरीके से धब्बा है ये, ठीक है। क्योंकि जब प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात होती है ना तो स्टेट के पास काफ़ी सारी जो पावर आ जाती है कि वो जो इंडिविजुअल्स को जो ना खाली शक के आधार पर भी उन्हें क्या कर सके, अरेस्ट कर सके, ठीक है। अब यहाँ पर ये सारे प्रोविजंस, ऐसा कुछ भी प्रोविज़न किसी भी कंट्री में, लाइक कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री है वर्ल्ड में, उसमें उनके कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविज़न नहीं है जैसा कि इंडिया में है, ठीक है। अब यहाँ पर अगली जो पॉइंट आता है वो आता है नो कंसिस्टेंट फिलॉसफी, लाइक सबके जो कॉन्स्टिट्यूशन उनके पास एक पर्टिकुलर फिलॉसफी है और उसी पर वो सारे बेस्ड हैं। मगर यहाँ पर जो क्रिटिक्स हैं उनके द्वारा ये कहा गया है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कोई भी एक पर्टिकुलर फिलॉसफी नहीं है जिस पर ये बेस्ड हो। इससे क्या है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जब इंटरप्रिटेशन का वक्त आता है ना तो इससे क्या होता है कि वो इंटरप्रेट नहीं कर पाते हैं ईजिली, ठीक है। उनको काफ़ी प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है, तो इसलिए इसको नो कंसिस्टेंस फिलॉसफी भी कहा गया है कि फंडामेंटल राइट्स प्रोक्लेम्ड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर बेस्ड ऑन नो कंसिस्टेंट फिलॉसफी, ठीक है। ये बात आपको समझ, चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आ जाते हैं हमारे सिग्निफिकेंस। अब सिग्निफिकेंस क्या क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स के। पहली चीज़ कि ये जो है ना एक बैडरॉक बनाते हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम की, ठीक है। डेमोक्रेटिक सिस्टम कहीं ना कहीं यहीं से चलता है। डेमोक्रेटिक सिस्टम में पीपल्स के पास काफ़ी सारे राइट्स होते हैं। अब यहाँ पर काफ़ी सारी कंडीशंस भी यहाँ पर हैं जो हमारे फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड कराते हैं ताकि एक पर्टिकुलर मैन को मटेरियली और मोरली प्रोटेक्ट रखा जा सके, ठीक है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये फॉर्मिडेबल बुलवर्क की तरह काम करता है इंडिविजुअल लिबर्टी के तहत, ठीक है, इंडिविजुअल लिबर्टी के तहत। चौथा जो है हमारा सिग्निफिकेंट वो ये है कि कहीं ना कहीं फैसिलिटेट करता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रूल ऑफ लॉ इन द कंट्री, कि जो रूल होगा ना वो लॉ का होगा यानी कॉन्स्टिट्यूशन का ही रूल होगा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, कोई और सुप्रीम, जैसे कि ब्रिटेन में पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम है, ठीक है। अब अगला आता है पांचवा, यहाँ पर ये जो माइनॉरिटीज़ होती हैं और जो वीकर सेक्शन होते हैं यहाँ पर इनके राइट्स और इनके जो इंटरेस्ट हैं वो भी प्रोटेक्ट होते हैं फंडामेंटल राइट के तहत, ठीक है। यहाँ पर फंडामेंटल राइट से हमें ये भी पता चलता है कि कहीं ना कहीं जो एक सेकुलर फैब्रिक है ना इंडियन स्टेट्स को, वो उसमें प्रोए हुए है कि सेकुलरिटी हर कहीं मेंटेन है, ठीक है। कहीं ना कहीं ये सेकुलर फैब्रिक को जो स्टेट को एक साथ एक ही माला में प्रोए हुए है उसको भी स्ट्रेंथन कर रखता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये चेक करता है कि एब्सोल्यूटनेस ऑफ द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पर जैसे कि डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो कहीं ना कहीं जो एग्जीक्यूटिव की जो आर्बिट्रेरीनेस है और जो पार्लियामेंट की आर्बिट्रेरीनेस है उसको कहीं ना कहीं चेकमेट देती है कि अगर कोई भी जो उनके द्वारा बिल या कोई भी एक्ट बनाई जाती है अगर वो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट चलती है तो उसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नल एंड वॉइड या फिर वायलेटेड करार दे दिया जाएगा या इनवैलिडेटेड करार दे दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आठवां है कि ये कहीं ना कहीं फाउंडेशन स्टोन इस्टेब्लिश करता है सोशल इक्वालिटी की और सोशल जस्टिस की, फंडामेंटल राइट्स हमारे, ठीक है। अब यहाँ पर इनके द्वारा जो डिग्निटी है और जो रेस्पेक्ट है पर्टिकुलर इंडिविजुअल की उसको इंश्योर रखा जाता है, ठीक है। और 10वां हमारे सिग्निफिकेंस ये है कि ये कहीं ना कहीं फैसिलिटेट करता है पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल एंड पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस इन द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस, ठीक है। क्योंकि पॉलिटिकल में आपने देखा होगा कि हम अपने नुमाइंदे चुनते हैं, ठीक है। अपने जो है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं सारे के सारी जो पॉलिसीज़ वगैरह फॉर्मेशन में, ठीक है, हमारे लिए एक्ट वगैरह लेकर आते हैं। तो यही सारी चीज़ें हमें देखने के लिए मिलती हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब इन फंडामेंटल राइट्स के अलावा भी हमारे पास कुछ ऐसे राइट्स हैं जो कहीं ना कहीं हमारे राइट्स के मतलब जैसे कि अगर मैं बात करूं
एक तरफ फंडामेंटल राइट हो जाते हैं और दूसरी तरफ हमारे ये राइट हो जाते हैं जो अभी मैं बात करने वाला हूँ। अब फंडामेंटल राइट को लेकर हम जो ना सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, मगर इन राइट्स को नहीं। मगर ये भी हमारे राइट्स हैं, मगर ये लीगल और नॉन फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है, अब ये कौन कौन से राइट हैं कि आप जो है ना, नो टैक्स शैल बी लिविड, नो टैक्स शैल बी लिविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। लाइक एक अथॉरिटी है, उसको ये पावर है कि वो जो है ना टैक्स कलेक्ट कर सकती है, मगर कोई और उसके बिहार कोई और कलेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, अगर अथॉरिटी ऑफ लॉ ने ये कह दिया कि आपको 25% जो है टैक्स देना है तो वो देना होगा। ठीक है, तो ये सारी पावर जो है अथॉरिटी ऑफ लॉ के ऊपर ही बेस है। ठीक है, किस में आते हैं आर्टिकल 265 में। अब आर्टिकल सेकंड की बात करें, जो दूसरा है आर्टिकल 300 पार्ट 12, ये भी पार्ट 12 में है। ठीक है, 265। अब यहाँ पर ये कहा है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। किसी भी पर्सन को अपनी प्रॉपर्टी से जो है डिप्राइव नहीं करा जाएगा जिसको एक पर्टिकुलर लॉ ने सेव कर रखा है। लाइक अगर उस लॉ में ये लिखा है कि ये जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है ये आपकी नहीं है, तो आपको उस प्रॉपर्टी पे बिल्कुल भी अधिकार नहीं मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर तीसरा जो है, यहाँ पर लीगल राइट एक ये भी है कि आप जो है ना ट्रेड कर सकते हैं, कॉमर्स कर सकते हैं, इंटरकोर्स कर सकते हैं थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर कोई भी टैक्स आपको देना नहीं होगा। अगर आप कहीं आप दिल्ली में रहते हैं और आप वहाँ पर केरला में बिजनेस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक भी अमाउंट पे नहीं करनी होगी कि हाँ ये चीज़ ऐसे है। ठीक है, अब चौथा ये है कि जो इलेक्शंस होंगे ना लोकसभा को और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, वो एडल्ट सफ्रेज पर होंगे। यहाँ पर कोई और प्रोविज़न नहीं लेकर आया जा सकता कि एडल्ट सफ्रेज नहीं होगा, ये वो वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। ठीक है, चलिए ये पूरे के पूरे फंडामेंटल राइट्स आज हमने कवर अप कर लिए हैं। ठीक है, यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स की सारी चीज़ें कवर होती हैं, ये मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। ठीक है, तो ये वीडियो पूरी रही, लास्ट थी ये वैसे तो फंडामेंटल राइट्स की। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है इन केस फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड, ज्योग्राफी से रिलेटेड या फिर हिस्ट्री से रिलेटेड या फिर किसी भी चीज़ से रिलेटेड अगर आप पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल भी हेजिटेशन आपके माइंड में नहीं रहनी चाहिए कि मेरे ये प्रॉब्लम है और मैं नहीं पूछ पा रहा। पूछ लीजिए, डायरेक्टली मैसेज कीजिए मुझे इंस्टाग्राम पर या फिर यूट्यूब के नीचे कमेंट कर ईजिएस्ट वे यही है कि आप मुझे जो है नीचे यूट्यूब के नीचे कमेंट कर पूछ लीजिए आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो। या फिर आप मुझसे फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, या फिर अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप मुझसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिएगा, आपका भाई यहाँ पर आपकी हेल्प करने के लिए। बस इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ, एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद।